हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कई बार इसका क्लासिफिकेशन भी साथ में आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे में आपको कितना लिखना है और क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने हैं, जनरल कैरेक्टर्स के अंदर आपको कितना लिखना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स को ही कवर करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। राइट, तो हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के अंदर स्टूडेंट एक एक कैरेक्टर को हम ध्यान से समझेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बॉडी को कंसीडर करते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है स्टूडेंट, किसी भी फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स को याद करने का तरीका कि आप उससे खुद से रिलेट कीजिए। जैसे आपकी एक बॉडी है तो उसकी भी, उस जानवर की भी बॉडी होगी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर है, तो उनकी बॉडी किस प्रकार की है, सिमिट्री के बेस पर। तो आइए देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो है वो सिमिट्री के बेस पर कैसी होती है। तो इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है तथा मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अगर स्टूडेंट मैं इसको बिल्कुल सीधे इस तरीके से काटता हूँ, ठीक है, बीच से कट करता हूँ, तो जितना पार्ट इधर आता है उतना ही पार्ट इधर भी आता है। इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्व सममित है, क्योंकि ये दो पार्श्वों में समान भागों में कट गई, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि इधर दो हाथ होते और इधर एक हाथ होता, तब हम ये ना कह पाते कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर जो है एक पार्ट अलग हो गया, राइट, एक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये जो बॉडी होगी ये द्विपार्श्व सममित नहीं होगी। कुछ बॉडी ऐसी होती है जो रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सितारा मछली को देखेंगे, वो रेडियल सिमेट्री को शो करती है, यानी कि आप उसे किसी भी पार्ट से कट करने की कोशिश करें वो जो है इक्वल पार्ट में कट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यदि मैं ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से ना काट कर इस तरीके से काटूँ तब ये दो पार्ट में नहीं डिवाइड हो पाएगा, राइट, यानी जो पार्ट इधर है वो पार्ट इधर नहीं आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे प्लेन से कट कर रहे हैं बॉडी को जहाँ से वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ से हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। तो ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है इनकी बॉडी में खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर सेकंड कैरेक्टर है शरीर के कुछ अग्रिम खंड। इनकी बॉडी के जो आगे के कुछ खंड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है, खंडित होती है। तो आगे के जो कुछ खंड होते हैं, लगभग 5 खंड होते हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के सिर बनाते हैं, हेड बनाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे स्टार्टिंग के कुछ खंड है 1 2 3, ठीक है, और इस तरीके से मिलकर के पूरा हेड बना देते हैं। आर्थ्रोपोड के जो एनिमल है उसका हेड बना देते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, आपस में एक तरीके से अटैच होकर के वो बनाते हैं सिर। नंबर थर्ड कैरेक्टर स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। इनका जो शरीर होता है वो मोटा होता है, मजबूत बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल का मतलब समझते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या किसी भी एनिमल की बॉडी में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 तरह के कंकाल पाए जाते हैं, एक एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एक होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल में क्या आता है, जैसे कि हमारे बाल हैं, नाखून है, या गाय भैंस के अंदर आप लोग देखेंगे सींग उनके अंदर पाए जाते हैं, वो सब क्या है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है, क्योंकि वो बाह्य कंकाल है, शरीर के बाहरी आपसे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी हड्डियां होती हैं वो शरीर के अंदर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन, ठीक है, वो क्या है, एंडोस्केलेटल सिस्टम बनाता है।
तो ये जो फाइलम आर्थ्रोपोड के एनिमल हैं, इनकी बॉडी पर भी बाह्य मजबूत बाह्य कंकाल बना होता है, जो कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस काइटिन का बना होता है। ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फाइलम आर्थ्रोपोड के जो एनिमल्स होते हैं उनका बाह्य कंकाल किन चीज़ों से, किस पदार्थ से बना होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। और ये एक तरीके से रक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एक खोल बनाता है, ठीक है, जो इन जंतुओं की रक्षा करता है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। समय समय पर बाह्य कंकाल शरीर से उतार दिया जाता है, ठीक है, और इसके स्थान पर एक नया अपेक्षाकृत कुछ बड़ा बाह्य कंकाल बनता है, और यह क्रिया मोल्टिंग कहलाती है या एक्डाइसिस कहलाती है, ठीक है। एक्डाइसिस क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है, आप लोग इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं कि जो आर्थ्रोपोड के एनिमल्स होते हैं उनका बाह्य कंकाल समय समय पर उतार दिया जाता है और काफ़ी मजबूत जो नया कंकाल बनता है वो काफ़ी मजबूत बनता है, ठीक है। अब ये जो क्रिया है वो मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहलाती है। नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। अधिकतर शरीर के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी मेनी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, और ये फंक्शन के अनुरूप विभिन्न स्वरूपों जैसे कि जबड़ों, क्लोमों या टांगों के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, इनकी जो देह भित्ति होती है वो त्रिस्तरीय होती है। बॉडी वाल जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर की बनी होती है, और इनके शरीर की जो पेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, वो ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक का मतलब समझते हैं? ऐसी मसल्स जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकें, जैसे हमारी बाइसेप्स होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बाइसेप है, अगर आप इसको अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार हिलाते हैं, तो वो मसल जो है ऐच्छिक कहलाती है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अनैच्छिक मसल्स भी होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हिला सकते, समझ रहे हो, जो बंडलों के रूप में विन्यासित रहती हैं। इनकी बॉडी में जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो बंडल्स के रूप में अरेंज रहती हैं। नंबर 7 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। वास्तविक सीलोमिक कैविटी यानी कि ट्रू सीलोम कैविटी बहुत कम रह जाती है और केवल जनन अंगों, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, जो उत्सर्जी अंग होते हैं, चारों ओर पाई जाती है। देह गुहा जो होती है वो हीमोसील होती है, राइट। इनमें जो बॉडी की कैविटी होती है वो हीमोसील कहलाती है। नंबर 8 पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है या जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ये ओपन टाइप का होता है। अच्छा, ये ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। इसका मतलब हमारे अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। लेकिन जहां पर वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि कैविटी के अंदर ही ब्लड पंप हो जाता है, राइट, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। रुधिर वाहिनियां फैल करके बड़ी, अनियमित तथा दीवार रहित लिग्यूनी या साइनस बनाती हैं, राइट। नंबर 9 पॉइंट, श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्लोम यानी जो रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं क्लोम, तथा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो धरती पर रहते हैं, स्थलीय जंतु हैं, उनमें ट्रेकिया या बुकलंग्स पाए जाते हैं। बॉडी के सरफेस के द्वारा भी यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, राइट। नंबर 10 पॉइंट, उत्सर्जन के लिए यानी कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी के अंदर सिलोमोडक्ट्स और मेलपीजियन टिब्यूल्स पाए जाती हैं। नंबर 11 पॉइंट है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एनेलिडन टाइप का होता है। सीलिया या फ्लैजेला इसमें नहीं होते हैं। मेल और फीमेल जो जंतु हो वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके बाद नंबर 14 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो फीमेल बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसे हम किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पाई जाती है, और कुछ जंतुओं में पैतृक संरक्षण भी होता है, पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, राइट। तो ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर स्टडी किया या पढ़ा या नोट्स बनाया फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।